नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। इस बार आज खास तौर में आज का जो दिन है वो हिंदू धर्मावलंबी जो कि करोड़ों जनता जो हिंदू है विश्व में रहने वाले, आज विवेकानंद जी का जयंती है। जो विश्व को धर्म की मार्ग पर ले जाने वाले विवेकानंद जिन्होंने शिकागो में जाकर उन्होंने एक रिश्ता का एहसास दिलाया कि भारतीय संस्कृति वास्तव में क्या होती है और भारतीय संस्कृति में विभिन्न जात जाति के रहते हुए आपस में जो एक रिश्ता घर का कायम बनता है, भाई बहन माँ बाप का जो रिश्ता है, आज भी पश्चिम के लोग आज भी इस बात के लिए तरसते हैं और भारतीय संस्कृति को जिस हिसाब से धर्मांतर में बदल के यहाँ की संस्कृतियों में खंडन करने की जो खंडित करने की कोशिश किया जा रहा है, इसके ऊपर हम आज अंतर्राष्ट्रीय नेपाली संस्कृत परिषद के माननीय इंद्रेश कुमार जी से हम वार्तालाप करेंगे। इंद्रेश जी, एनबीआई न्यूज में आपका स्वागत है। आपकी तरफ से मेरा भी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के रूप में सारा विश्व मना रहा है। आगे लोहड़ी और संक्रांति है। सब त्योहारों के लिए आपको, चैनल को और समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय हो। धन्यवाद। इंद्र जी, नेपाली संस्कृत परिषद 2006 के बाद जो जिस तरह से भारत के अंदर खासतौर में कई प्रांतों के अंदर नेपाली, खुद नेपाली जो नेपाल मूल के हैं या भारत के प्रांत के अंदर नेपाली समुदाय वो नेपाली बोलने से हिचकते थे। जहां तक है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति नेपाली परिषद बनने के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि नेपाली बोलने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, कुछ ऐसा हुआ है जो घरों में भाषा का कुछ प्रचलित हुआ है, संस्कृति के कुछ बढ़ावा हुआ है, इस विषय में आप क्या कहते हैं? ऐसा है, भारत में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में राष्ट्र का नेतृत्व करती है, परंतु भारत में प्रारंभ से ही समाज अलग अलग भाषाओं को बोलता है। उसमें नेपाली भारत की और नेपाल की मातृभाषा और नेपाल की राष्ट्रभाषा में जानी जाती है। इसलिए नेपाली समाज से भारत का समूह रहा है और नेपाली भाषा के रूप में भारतीय भाषाओं में उसको एक उत्तम प्रतिष्ठित स्थान रहा है। इसलिए बीच में दुनिया में एक दौर चला था, लोग अपनी मातृभाषाओं से पिछड़ापन महसूस करने लगे थे और अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, करने में गौरव महसूस करने लगे थे। नेपाली संस्कृति परिषद ने यह जो माइंड सेट बनता जा रहा था, अपने प्रति हीनता और जिन्होंने राज किया उनके प्रति गौरव का भाव, यह सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त हो और उनमें अपनी संस्कृति का स्वाभिमान आए, और इसलिए वह मत पंथ और संस्कृति से सनातनी और हिंदू है और अपनी भाषा को बोलने में, अपनी वेशभूषा को पहनने में उसका गौरव हो। नेपाली संस्कृति परिषद ने पिछले 14-15 वर्षों में घर घर के अंदर इस बात का जागरण किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की है। आज वो संपर्क के रूप में हिंदी का उपयोग करता है, संवाद के रूप में हिंदी का प्रयोग करता है और घर घर के अंदर नेपाली में बोलने में गौरव महसूस करने लगा है। इसलिए उसका प्रचलन बढ़ा है और कहीं बहुत आवश्यक होता है तो वहाँ अंग्रेजी भी वो बोल लेता है। इसलिए अब तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में कंपलसरी कर दी गई है, तो मुझे लगता है कि उसके कारण एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। स्वाभिमान, स्वदेश का, स्वभाषा का, स्ववेशभूषा का और अधिक तेज गति से बढ़ेगा। लेकिन इंद्र जी, इस वक्त जो हायर एजुकेशन है, जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक विद्यार्थी ऐसा इसने मैथ में 100 में 97 लेके आया है, उसको अव्वल उसको दाखिला मिल नहीं था, लेकिन उसको जो एक हिंदी ना आने की वजह से, सॉरी इंग्लिश नहीं आने की वजह से आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा। आज मोदी जी ने 2014 के बाद जिस हिसाब से हिंदी को बढ़ावा दिया गया हिंदी भाषा को, लेकिन आज भी कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे अनपढ़ बनाए रखने की साजिश चल रही है, इसके पीछे क्या है? ऐसा है, इस देश के मीडिया में और शिक्षा संस्थानों में अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा वेस्ट की घुसपैठ रही है।
और सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म ने उनका पालन पोषण भी किया है। इसलिए अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा वेस्ट जो एजुकेशन पर कब्जा करके बैठे रहे, अभी भी उनके जगह जगह कुछ ना कुछ और अधिकार हैं। वो लोग इस प्रकार की घटनाओं और दुर्घटनाओं को जन्म देते रहते हैं। धीरे धीरे देश भर में से वो उखड़ गए हैं। जो थोड़े थोड़े अंश बिखरे बिखरे अंश बचे हैं वो भी उखड़ेंगे, समय लेंगे। परंतु मैं आपके चैनल के द्वारा सबसे ये निवेदन करूँगा कि मातृभाषा और संपर्क और संवाद की राष्ट्रभाषा हिंदी को उपयोग करने में स्वाभिमान महसूस करें। और मैं पढ़े लिखे जो जगह जगह पर बैठे हुए लोगों का चयन करते हैं, उसको अगर इंग्लिश कम आती है तो उसका रिजेक्शन नहीं करें, उसका सिलेक्शन करें। और हो सकता है अगर कहीं अंग्रेजी की थोड़ी आवश्यकता है तो वो उस कमी को पूरा भी कर लेगा। परंतु ज़बरदस्ती अंग्रेजी ही ज्ञान की भाषा है, अंग्रेजी से ही विकास संभव है, तो फिर जापान ने कैसे विकास कर लिया, जनवरी ने कैसे कर लिया, रूस ने कैसे कर लिया, हिंदुस्तान ने भी इतना बड़ा विकास कैसे कर लिया। बहुत सारे देश तो हैं जो अंग्रेजी बोलना ही द्वेष मानते हैं, नफरत मानते हैं, गिरावट मानते हैं, गुलामी मानते हैं। उनका कोई भी राजनयिक और विद्वान अंग्रेजी का उपयोग ही नहीं करता है। वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी जब जाते हैं तो अपनी मातृभाषाओं में ही बोलते हैं, राष्ट्रभाषाओं में ही बोलते हैं। इसलिए देश में ऐसे कुछ अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा वेस्ट और सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलरिस्ट ताकतों को मैं कहूँगा कि उन्होंने इस हीन भावना से निकलना चाहिए और एक स्वदेश की और स्वाभिमान की भावना लेकर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। परंतु जो नहीं करते और अंग्रेजी ना आने पर तिरस्कार करते हैं, यह दुखदाई भी है और यह बहुत ही शर्मिंदगी का काम भी है जो ये करते हैं। और उनको अपने कार्य पर लज्जा महसूस करते हुए इसमें सुधार करना चाहिए। जैसे कि आपके जो दर्शक हैं, खासतौर में संस्कृत परिषद विश्व में फैले हुए हैं और नेपाल एक ऐसा राष्ट्र रहा है जो हिंदू राष्ट्र है और नेपाल के अंदर भी संस्कृत परिषद काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी अच्छा, सभी लोग आपके शुभचिंतक है। तो नेपाल की जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी घटा हुआ है, अभी क्या फर्क पड़ेगा, खासतौर में हिंदू राष्ट्र इस साल बनाने की पहल थी, अभी सरकार उथल पुथल है, इस विषय आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि इस समय एक तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर है, दूसरा चीन ने धीरे धीरे अपना शिकंजा वहाँ के राजनीतिक दलों पर, सत्ता पर और राजनीतिक नेताओं पर कस लिया है। और इसके कारण और दुर्भाग्य से एक एंटी भारत, एंटी संस्कृति, एंटी नेपाली पहचान स्वर वहाँ मुखर हो गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राज सत्ता पर बैठे लोग, विद्वत लोग, समाज सुधारक लोग, धार्मिक नेतृत्व और जनता को यह आगाह करूँगा, वह चीन जिसने ताइवान को पनपने नहीं दे रहा, तिब्बत हड़प लिया, हांगकांग में अंदर क्रूरता से कुचल रहा है, सिंकियांग के अंदर बहुत बुरे हालात किए हुए हैं, उसने अपने देश की सारी डेमोक्रेसी और मानवता को क्रश करके तानाशाही में बदल दिया है। कोविड-19 का वायरस बनाकर मानव जाति पर क्रूर हमला तक किया है। तो उसके चरित्र को समझें और नेपाल, नेपाली और नेपाल राष्ट्र को और चीनी कुचक्र से और कब्जे से संरक्षण करने के लिए उठें। यह मैं आपके माध्यम से नेपाल की जनता को संदेश देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अभी वक्त है, संभल जाएंगे तो नेपाल एक स्वतंत्र स्वाभिमानी देश बनकर खड़ा रहेगा। इसलिए चीन के प्रति उनको सावधान होना चाहिए। भारत नेपाल में विस्तारवाद नहीं है, भारत नेपाल का पालक पोषक संरक्षक इस रूप में है
और विकास में सहयोगी है। चीन विस्तारवाद और साम्राज्यवाद है जो नेपाल पर कब्जा करना चाहता है। हाल ही में अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जी न्यूज़ में उन्होंने इंटरव्यू दिया, अंतर्वार्ता देकर उन्होंने कहा कि भारत जो है बड़े भाई की बजाय बॉस का जो है भूमिका ना निभाएं, बॉस का भूमिका निभाते हैं और हम छोटे और बड़े देश के साइज में हो सकते हैं लेकिन हम एक देश में बराबरी के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कहना आप क्या समझते हैं? ऐसा है कि भारत तो यही समझता है, परंतु यह जो कटुता की भाषा वो बोल रहे हैं वो स्वयं से बोल रहे हैं कि चीन से बोल रहे हैं, इसको जानने और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी जब तीर्थों और त्योहारों पर आते हैं तो यहीं आते हैं। उनको भारत ने हमेशा नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में ही सम्मान दिया है, जनता ने भी सम्मान दिया है, परंतु वह किसी षड्यंत्र का शिकार होकर किसी के दूसरे के इशारों पर ना चलकर एक स्वतंत्र हिंदू, सनातनी और नेपाली के रूप में चिंतन करें तो उनकी भाषा अपने आप ठीक सुधर जाएगी। नहीं तो वो राम का जन्म स्थान भी अपने यहाँ बनाने पर लगे हुए हैं, कोई और चीज़ें भी करने में लगे हैं। इस पर पूरे नेपाल की जनता क्रोधित भी है और बड़ा ही वो एक किस्म से हास्य का रूप बन गए हैं। तो इसलिए मैं और प्रधानमंत्री श्री केपी ओली को कहूँगा कि वह और भारत और नेपाल के जो हजारों लाखों साल के रिश्ते हैं उनमें जहर घोलने का काम ना करें। वह चीन के खिलौने और एजेंट ना बने, बल्कि एक स्वाभिमान से खड़े होकर और नेपाल का दिग्दर्शन और मार्गदर्शन करें, ठीक और गलत को पहचाने, ऐसी मेरी उनसे निवेदन है। ऐसा क्या रहा है कि कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह एक भी चक्कर नहीं काटे नेपाल के और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई जगह नेपाल के भ्रमण किया, प्रधानमंत्री रहते हुए पहले प्रधानमंत्री रहते हुए सार्क को बुलाया, इसके बावजूद भी नेपाल का इस तरह से ना मिलना, कटुता आना, क्या वजह रह रहा है? अब ये तो नेपाल के लोगों को अपने आप में चिंतन करना होगा और मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ, भारत नेपाल के प्रति हमेशा सहयोगी के रूप में, समानता के रूप में, मित्र के रूप में और उसके विकास के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर नेपाल को सहयोग करता रहा है, करता है और करता रहेगा। अभी भी उसी नेपाल ने वैक्सीन मांगा है। उसी नेपाल में जब बड़ा भूकंप आया था तो भारत ही था जिसने सबसे बड़ी मदद की थी। आज भी भारत और नेपाल के बॉर्डर विदेशियों जैसे नहीं है और एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए हैं। आज भी नेपालियों को इतना बड़ा भारतीय सेना में और नौकरियों में प्रवेश उपलब्ध है, केवल भारतीय नेपालियों को नहीं, नेपाल के भी नेपालियों को है। इसलिए वह इस एकता और अखंडता को मजबूत करने का काम करें, ऐसा मेरा और प्रधानमंत्री केपी ओली जी से कहना है। और इसलिए आज के प्रधानमंत्री ने एक नया राजनीतिक कूटनीतिक पहल की ताकि संबंध अच्छे बनकर हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हम सब एक सनातन संस्कृति के देश हैं और मित्रवत देश हैं, पड़ोसी देश हैं। इस रिश्ते को अधिकाधिक मजबूती देते हुए और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाए और विकास भी सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए भारत नेपाल के प्रति इन भावनाओं से प्रतिबद्ध है, था और रहेगा। इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। इस संदेह का बीजारोपण यह चीनी षड्यंत्र है। अंतिम सवाल, नेपाल को किस रास्ते में जाए कि उसका विकास वो अच्छा हो, वो खुशहाल नेपाल बन सके? जिस तरह से नेपाल में मिनरल्स है, पानी में दुनिया का दूसरा देश है, तमाम सुविधा होते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहा, आप नेपाल पूरी कंट्री को सोचते हुए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगा, नेपाल भारत के प्रति नफरत के, ईर्ष्या के, परायेपन के भावों को त्याग करे। मैं यही कहूँगा कि नेपाल
ईसाई मिशनरीज के, इस्लामिक कट्टरवाद के और चीन के विस्तारवाद के डिजाइन को ठीक से समझे, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो बहुत अधिक अहित होने का खतरा है। बिल्कुल। इसको ठीक से समझते हुए वो आचरण करें। और इसलिए भारत ने सदा कहा है, सदा करता रहेगा, जब कभी नेपाल के नेतृत्व ने और कटु स्वरूप भी लिया तो भी भारत ने उसका बुरा ना मानते हुए उसमें से सहज सरल बड़े भाई के रूप में को, मित्र के रूप में को, अच्छे पड़ोसी के रूप में को, एक संस्कृति के देश होने के रूप में को भारत ने उसकी संप्रभुता का सम्मान किया है, उसकी रक्षा की है। भारत ने तो नेपाल को यूएनओ में मान्यता दिलवाने के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद की है, नहीं तो यूएनओ नेपाल को स्वतंत्र देश की मान्यता देने में भी झिझक रहा था। इट इज़ द भारत जिसके कारण नेपाल को एक स्वतंत्र देश की मान्यता यूएनओ को मिली। जिस भारत ने नेपाल को स्वतंत्र देश की मान्यता यूएनओ में दिलवाई, उस पर संदेह करना मुझे लगता है कहीं गलती करके ऐसा ना हो, चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने से क्या होगा। ऐसा ना हो कि नेपाल किसी षड्यंत्र का शिकार होकर और ऐसी विदेशी ताकतों का चंगुल में फंस जाए, जिसके कारण एक बड़ा संकट नेपाल, नेपाली और उसकी संस्कृति हिंदू सनातन के सामने खड़ा हो। इसलिए उन्होंने सावधान होकर इस वास्ते में जागरूकता के साथ आचरण करना चाहिए। भारत उनके लिए मित्र था, मित्र है, मित्र रहेगा। भारत पड़ोसी है, पड़ोसी के रूप में आज भी मान्यता करता है और भारत विकास चाहता है कि नेपाल खुशहाल हो, शिक्षा युक्त हो, समृद्ध हो और एक स्वाभिमानी देश के रूप में खड़ा हो। और वह उस पहाड़ियों के अंदर है जिसमें देवतात्मा हिमालय कहा जाता है, जिसका कण कण आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, कण कण जल और ग्लेशियर से भरा हुआ है, कण कण उसका जो है वो वनस्पति से भरा हुआ है, औषधियों से भरा हुआ है। तो इसलिए वो इनका दोहन करते हुए मानव हित में और नेपाल की समृद्धि में कैसे काम करे, इस पर अधिक श्रम करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर भारतीय और भारत उनको उसमें भरपूर सहयोग करने का मानस रखता है। आज भी भारत के मानस में नेपाल और नेपाली के प्रति ममता है, अपनापन है और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को वो स्वीकार करता है। ऐसा मेरा अनुभव पूरे भारत में और नेपाल में घूमते हुए आता है। राजनीतिक स्तर पर द्वेष के शब्द उठते हैं, जिनके कारण कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो नेपाल को भटकाना चाहते हैं और इन चिरस्थायी और रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं, वो उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा कोई भी अवसर ऐसी ताकतों को जो षड्यंत्र रचते हैं उनको नेपाल ने नहीं देना चाहिए। लेकिन राजनीति का फायदा उठाते हुए नेपाल में जो गरीब तबका है, हिंदू तबके को मुस्लिमकरण और ईसाईकरण में तब्दील किया जा रहा है। वहीं के लोगों को ईसाई या मुस्लिम बनाकर चर्च या मस्जिद बनाकर उनको हैंडओवर किया जा रहा है। इस विषय में संस्कृत परिषद क्या ऐसा है कि जागरूक करना और नेपाल की सरकार को चेताना। उसने बार बार चेताया है, समाज को जागरूक किया है। समाज के स्तर पर तो उसके अच्छे परिणाम निकले हैं, परंतु राजनीति के स्तर पर हर दल का आदमी जब मिलता है राजनेता तो इस विषय में चिंता व्यक्त करता है कि इस्लामिक कट्टरवाद और ईसाई विस्तारवाद बहुत बुरी तरह से आहत कर रहा है, जमीनों पर कब्जा और धर्मांतरण करता है। इससे दुखी आते हैं। तो मैं कहता हूँ फिर आपका देश है और आपको उसकी रक्षा करनी है। हमें ये बताने के बजाय आप इसके लिए कानून बनाइए, कदम उठाइए। तो आपको अपने देश की रक्षा करनी है तो हम मदद मांगेंगे तो मदद भारत करता रहा और करेगा। इसलिए अपनी अस्मिता की रक्षा और अपने विकास के मार्ग की रक्षा
ये उनका पावन प्रथम कर्तव्य बनता है जो उन्होंने करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे विश्व जनसंख्या में जो हिंदुओं की जनसंख्या है इतनी होते हुए भी ईसाइयों की देश है, मुस्लिम की देश है, या बहुत कंट्री में हिंदू में आते हैं फिर भी उनकी भी अलग देश पहचान है, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश ना होना क्या 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ऐसा है कि हिंदू देश के रूप में दुनिया भारत को, नेपाल को, त्रिनिदाद को, फिजी को, ऐसे अनेक देश हैं जिनको दुनिया मानती है ये हिंदू देश है। पॉलिटिकली वो हिंदू राष्ट्र घोषित हैं या नहीं है, परंतु दुनिया उनको ना ईसाई खाते में डालती है, ना मुस्लिम खाते में डालती है, ना सेकुलर खाते में डालती है। ऐसे अनेक देश हैं जिनको हिंदू के खाते में ही डालते हैं और वहाँ की जनसंख्या को सेकुलर ने हिंदू के रूप में ही मानती है। अब जब सारा विश्व मान रहा है तो अपने घर के अंदर ना मानने वाले वह कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत षड्यंत्रों के शिकार हैं और ये एक सत्य है। इसलिए जब आता भी है हिंदू देश और हिंदू जनसंख्या तो वो सारी हिंदू जनसंख्या में ही आता है और वह हिंदू बहुल ही माने जाते हैं। तो विश्व मानता है पर अपने घर के अंदर चंद लोगों के और जिन्होंने अपनी ज़मीर को कहीं ना कहीं विदेशियों के हाथों में कर्जे पर दे दिया है, उनका लिखना बोलना यह और एक संकट पैदा करता है। उन लोगों पर आज धीरे धीरे जनता का भरोसा उठता चला गया है और इसलिए वो एक्सपोज भी होती जा रही हैं और एक दिन आएगा इस तरह की शरारत करने वाली शक्तियाँ वो पराजित होंगी। जो सत्य, सही और जोड़ने वाली ताकतें हैं वो विजेता बनकर नेपाल को भी और ऐसे जो हिंदू देश परंपरागत माने जाते हैं उन सबको भी और भारत को भी एक महान कार्य मानवता के प्रति निभाना है। इसके लिए वो प्रस्तुत करेंगे और होना चाहिए। यही इसका मार्ग है कि सत्य और सही सिर चढ़कर बोलेगा तो दुनिया उसको नमस्कार भी करेगी, उसके साथ भी चलेगी। बिल्कुल, आज जो है विवेकानंद का जयंती है और हम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से इंद्रेश कुमार जी से हमने अंतर्वार्ता लिया। आप हमारे दर्शक और विश्व में रह रहे तमाम 100 अरब से भी ज़्यादा हिंदुओं के लिए अंतिम संदेश दीजिए। ऐसा है, विश्व के अंदर ईश्वर के घर से, आत्माओं के घर से हम सब मानव रूप में आए। धरती पर आने के बाद मानव और मानव समूह की पहचान केवल देश से है। अमेरिका अमेरिकन है, ब्रिटेन ब्रिटिश है, कनाडा कैनेडियन है, चीन चीनी है, जापान जापानी है, अरब अरबी हैं, तुर्किस्तान तुर्की हैं। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अपनों से और बाहर वालों से अनेक नाम है। आर्यव्रत से आर्य हैं, भारतवर्ष से भारतीय भारतवासी हैं, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी है, हिंद से हिंदू हैं, इंडिया से इंडियन है। इनमें कोई भी सांप्रदायिक संकुचित शब्द नहीं है। देश के संदर्भ में राष्ट्रवाचक है, विश्व के संदर्भ में मानवतावाचक है और ये अंडर ए यूनिवर्सल लॉ है। और इसलिए जो अपनी परंपराओं में धार्मिक सांस्कृतिक में सनातन है और जो अपनी पहचान में हिंदू है, जो एक गौरव का, सभ्यता का प्रमाण है, उस रूप में है। जो इसको कम्युनल कहते हैं वो अज्ञानी हैं। जो इस सत्य को समझते हैं कि यही है जो सबको समेटकर और सबको साथ लेकर और सबको सम्मान देकर चलता है। लिए भारत ही एक देश है जिसमें दुनिया के सब मत पंथों, जात प्रादि, भाषा बोलियों के लोग रहते हैं, जब किसी और में नहीं। भारत ही एक देश है जहाँ जहाँ दुनिया में माइनॉरिटी पर जुल्म है तो ना ईसाई दरवाज़ा खोलते हैं, ना मुस्लिम दरवाज़ा खोलते हैं, ना बौद्ध दरवाज़ा खोलते हैं। भारत ही है और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने जितने अल्पसंख्यक समूह पीड़ित प्रताड़ित हैं सबके लिए रास्ता खोल दिया। आओ, शरण भी मिलेगी, नागरिकता भी मिलेगी और जीने के सारे अधिकार भी मिलेंगे। और इसलिए यह उस महान परंपरा का है जिसको सनातन परंपरा कही गई, जिसको हिंदू परंपरा गई, जो
मैंने पहले भी कहा कि देश के संदर्भ में राष्ट्रीयता है, विश्व के संदर्भ में जो मानवता है उसका परिचायक है। इसलिए यह मेरा संदेश है कि दुनिया में छुआछूत खत्म करें। छुआछूत यह कैंसर है, क्राइम है, सिन है, इससे मुक्त हों, और यह अधर्म भी है। इसी के साथ साथ मजहबी कट्टरता ये शैतान का गुण है। इसलिए अपने अपने मत पंथ पर चलें और दूसरों के मतों की आलोचना ना करके सम्मान करें, ताकि आपस में मजहबी टकराव, हिंसा, खून खराबा खत्म हो। लिंग में भेद नहीं करें। बेटी है जब लक्ष्मी माना जाता है और दूसरे घर में जाकर भाग्य लक्ष्मी माना जाता है, तो उसका सम्मान और उसके आने पर उसी तरह की खुशियाँ मनाने का क्रम हो। जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल, दिव्यांग है, उसके प्रति ममता लेकर मदद करें, ताकि कोई दुखी ना रहे, कोई भूखे पेट सोए नहीं, जात पर फसाद ना हो, मजहब पर कट्टरताओं में हिंसा ना हो, लिंग में भेद ना हो, और सबके सहयोगी बनकर खड़े हों। मैं विवेकानंद जयंती पर और लोहड़ी और मकर संक्रांति के उत्सव पर यही प्रार्थना करूँगा और संदेश दूंगा कि मिलाने वाले बने, बांटने और भड़काने और लड़वाने वाले नहीं बने। जो सहयोग करने वाले, ममतामयी मदद करने वाले बने, ना कि तिरस्कार करने वाले बने। यह है जो सनातन का श्रेष्ठतम मानवीय संदेश ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए संदेश रहा है। वही संदेश आने वाले कल में हमें जितनी समस्याएं, चाहे प्रदूषण हो, चाहे हिंसा हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे अलगाववाद हो, चाहे माओवाद हो, चाहे भोगवाद हो, इन सब से दुनिया की रक्षा करने की क्षमता इस चिंतन में थी, है, और उसी के आधार पर हम विश्व को सजाएंगे। यह है मेरा कहना। इस संकल्प के साथ सब काम करें। अंततोगत्वा सत्य और सही यह प्रतिष्ठित था, है और होगा। इसी में सब अपना काम करें। यही ईश्वर की सदिच्छा हम सब हिंदुओं के लिए और भारत के लोगों के लिए थी और है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके लिए मंगल की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी कीमती समय एनीवे न्यूज़ में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.